नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी अनुभूति। हाय कविता। हेलो उत्कर्ष। वांट टू चैट? यस बट डिस्टेंस चैट। ऑफ कोर्स। कविता, आर यू इंडियन? मतलब? मेरा मतलब इंडियन इंडियन या अमेरिकन इंडियन? यस इंडियन, टिपिकल इंडियन। इंटरेस्टिंग। नहीं तो अमेरिकन इंडियंस कंफ्यूज्ड देसी होते हैं, न इंडियन ही रहते हैं न अमेरिकन हो पाते हैं। और तुम? मी एनआरआई, नॉन रिलायबल इंडियन। मैं बॉस्टन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अपने बारे में कुछ कहो। इंटरेस्ट म्यूजिक लिटरेचर। ओह कविता, गुड। बस यहीं से हुई थी शुरुआत एक संप्रेषण की। तब चाहे इंटरनेट पर हमने अपने सही नाम छुपा लिए हों, पर जब ये सिलसिला रोज पर आ गया तो हमने अच्छे मित्रों की तरह अपने जीवन खोलकर रख दिए। वह विवाहिता थी, एक नर्सरी में पढ़ते नन्हे बच्चे कौस्तुभ की मम्मी, और एक व्यस्त व सफल डॉक्टर की पत्नी। मैंने भी उसे जल्दी ही बता दिया था कि मैं एक विदुर हूँ और 2 टीनेज बच्चों का पिता हूँ। हम कई विषयों पर बातें करते, संगीत, कला, साहित्य, अध्यात्म, राजनीति, प्रेम, दाम्पत्य, अपराध, बच्चों के पालन पोषण और अपनी जिंदगी के सुख दुख, हार जीत पर भी। हम तय समय पर इंटरनेट पर मिलते और 2 घंटे ज़रूर चैट करते। दिल्ली और बोस्टन की घड़ियों का 13-14 घंटों का अंतर भी हमें रोक न पाता। मैं यहाँ बोस्टन में बैठा शाम को ऑफिस से लौटकर उसके जागने का बेसब्री से इंतजार करता। वहाँ सुबह के 4 बजे होते, वह 6 बजे जागती। पति और कौस्तुभ का नाश्ता बनाती, उन्हें स्कूल व नर्सिंग होम रवाना करती और तब इंटरनेट पर आ पाती। तब हम चैट करते। और जब रात को मैं बेसुध पेड़ के कटे तने की तरह पड़ा सो रहा होता, तब वह ईमेल करती। सुबह मैं उठता, ईमेल पढ़कर नियत समय पर इंटरनेट पर आ जाता। हम बस ऐसे ही वक्त चुराते रहते, खूब फालतू बातें करते। मुझे बारिश पसंद है, मुझे भी तो। देखो हम कितने एक से हैं। मुझे गर्मियाँ नहीं भाती, मुझे भाती हैं। कुछ एक चीज़ों को छोड़कर हम बहुत कुछ मिलते जुलते से थे। दोनों ही जिंदगी को दिल से ज़्यादा तौलते और दिमाग से कम। कला के प्रति दोनों का ही रुझान है। मैं वॉलियन फुर्सत से बजाता हूँ, उसने शास्त्रीय संगीत सीखा है। दोनों को ही अवसर नहीं मिल सके कला में प्रतिष्ठित होने के। दोनों के पास अच्छे मित्र की कमी थी। दोनों ही बहुत अंतर्मुखी से थे, लोगों के बीच और अकेले में अपने आप से बहुत मुखर। दिवा स्वप्न देखना दोनों की आदत में शुमार था। इस इंटरनेट ने हमें एक बहुत कीमती अनाम रिश्ता दिया है। इसे खोने मत देना कविता। इसी संप्रेषण के जरिए हम एक दूसरे में खुद को खोजते रहते हैं। कभी कभी बहस करते और नाराज हो जाते, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे को मना भी लेते। बहुत मिनटों के बाद उसने एक फोटोग्राफ ईमेल करके भेजा, अपनी भारतीयता की रची बसी छवि में, हल्दी के रंग की लाल बॉर्डर वाली साड़ी में, लंबी चोटी आगे किए हुए, केन के झूले में बैठे हुए। तब पहली बार मैंने उससे कहा था, कवि तुम बहुत खूबसूरत और आकर्षक हो, जबकि मैं तो 45 साल का एक प्रौढ़ हूँ। उत्कर्ष, दोस्ती में उम्र के क्या मायने, किसी भी चीज के क्या मायने। दोस्ती दोस्ती है। तब खिड़की से भारी पर्दा हटा बाहर झांका था। बसंत की प्रतीक्षा में पेड़ नए लाल लाल पत्तों से भर गए थे। सुबह के 5 बजे थे। सुबह की इस लालिमा में मुझे कविता की परछाई दिखाई दी और अचानक मैं टाइप कर गया, और दोस्ती यदि आगे निकलकर आकर्षण या ऐसा ही कुछ अलग रिश्ता बन जाए तो। उत्कर्ष, कवि। वह 2 दिन लगातार इंटरनेट पर नहीं आई। मैं परेशान हो गया कि उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने विश्वास कर मुझसे मित्रता की थी, साफ सुथरी सी। लेकिन तीसरे दिन वह वहां थी। कवि, कुछ लिखो। उत्कर्ष, मैं बहुत परेशान रहा। मैं भी। तुम क्यों? आपसे चैट के बाद एक वायरस आ गया था। तुम्हारे कंप्यूटर में? नहीं, मन में। मतलब? तुम्हारी आकर्षण वाली बात बहुत कंटीजियस, संक्रामक थी। मतलब वह रोग मुझे भी लग गया, और इंटरनेट पर ही प्रेम ने भग से आग पकड़ ली। कविता के पति के किसी मेडिकल सेमिनार में जापान चले जाने पर कुछ दिन ये आग धधक कर जली। तन मन के विकार जल गए और शुद्ध प्रेम सामने आया। वह कैसे, यह मैं ही जानता हूँ।
तब हम प्रेम के ज्वारे में लगातार बहते उबरते। कवि, तुम्हारे सादगी भरे सौंदर्य ने पागल कर दिया है। उत्कर्ष, प्रेम में इतनी दीवानगी पहले कभी महसूस नहीं की, वह भी अनदेखे अनजाने शख्स के साथ प्रेम। कवि, यह जो तुम्हारे गाल पर तिल है, क्या मैं उसे कभी छू सकूंगा? वह आर्टिफिशियल है। कवि, तुम्हारे लंबे बालों की महक। उत्कर्ष, अब वे भी लंबे नहीं रहे। कवि, मेरे आधे बाल सफेद हैं। तो क्या? मुझे अपने इस प्रेम से डर लगता है कवि। यह तो साइबर लव है। नहीं, कम से कम तुम ऐसे मत कहो। यह साइबर लव या साइबर सेक्स जैसी कोई घटिया चीज नहीं है। यह विशुद्ध प्रेम है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि ये प्रेम है या कुछ और। उत्कर्ष, कभी प्रेम नहीं किया, शादी ही की बस, और शादी के बाद जो कुछ अच्छा बुरा हुआ उसे ही प्रेम मान लिया। मैंने तो प्रेम विवाह किया था कविता, पर अपने प्यार के साथ जी पाता ये ईश्वर से देखा नहीं गया। ईश्वर को मत कोसो। मैं नहीं जानता ईश्वर कौन है। मेरे लिए तो तुम ही आराध्य की तरह मन में बस गई हो। तुम्हारे आने से ही तो मेरे जीवन ने फिर से सांस ली है। कभी हम मिलेंगे? पता नहीं। आप भारत नहीं आते? 3 साल में एक बार, बच्चों को उनकी नानी से मिलवाने। और आपका परिवार? मेरा वहाँ अब कोई नहीं रहा कविता। एक भाई है, वह यहीं अमेरिका में, न्यू जर्सी में। मैं हूं ना। तुम तो अब बहुत कुछ हो। कल ऑफिस में भी तुम्हारे बारे में सोचता रहा और अकेला मुस्कुराता रहा। उत्कर्ष, मैं भी बहुत खुश रहने लगी हूँ आजकल। पतिदेव जापान गए हुए हैं इसलिए? नहीं, उनसे बहुत प्यार है। बड़े अच्छे इंसान हैं वे। हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हैं। बस समय की ही कमी है उनके पास। कवि, एक बार, बस एक बार तुम्हें देखना, मिलना और छूना चाहता हूँ। देखना मिलना तो ठीक है, पर छूना वह कठिन है। कठिन ही ना, असंभव तो नहीं। एक पल के लिए एक आलिंगन ही सही। उत्कर्ष, पलकें शर्म से भारी हैं। यानी इजाजत है? नहीं। अच्छा, मुझे साइन ऑफ करने दीजिए, ब्रेकफास्ट बनाना है। फिर कभी ऐसा भी होता कि मुझे ऑफिस जाना होता और वह लिखती, बाहर चांदनी रात में चमेली महक रही है। वही गंध मेरी देह में बस गई है। तुम यहाँ होते तो हम लॉन में संगमरमर की बेंच पर बैठे बतियाते। तुम्हारी बाहें मुझे घेरे होती। मैं बहक रही हूँ उत्कर्ष। कवि, यहाँ दिन की धूप पसरी है, ऑफिस जाने दो अब। अच्छा, जाओ। पर अब जब लौटोगे तो सुबह मैं जल्दी नहीं जगने वाली। ऑनलाइन नहीं मिलूंगी। पर वह मिलती। और जब वह 6 बजे कौस्तुभ को स्कूल भेजने के चक्कर में ऑफलाइन जाने को कहती तो मैं रोकता। रुक जाओ ना, देखो दिल कितना शोर मचाता हुआ धड़क रहा है। अपने दिल को मनाएं। आज आप कौस्तुभ की स्कूल बस मिस करवाएंगे। रोहन और निकिता के एग्जाम कैसे हुए? हमें एक दूसरे के बच्चों के नाम, स्कूल, क्लास सब याद हो गए थे। मेरे बच्चे बदलाव महसूस कर रहे थे। 15 साल की निकिता कह ही बैठी, डैड वाई डोंट यू री मैरी? और अकस्मात मेरे आगे भीगे बालों की लंबी चोटी गूंथती पीले रंग की साड़ी पहने कविता का चित्र सजीव हो गया। जब मन में प्रेम आकार लेने लगा तो भारत जाने का संयोग भी बन गया। जब मैंने बच्चों को बताया तो वे बहुत खुश हुए। अब तो मैं रात भर उसे बाहों में पाता। उसकी बातें मुझे बेचैन करती। मैं करवटें बदलता, कल्पनाओं में उसे अपना पाता। न जाने क्यों दिल हकीकत की ओर देखना ही नहीं चाहता था। इस ढलती उम्र में मेरा यह बदलाव खुद मुझे हैरान करता। मन मानता ही नहीं कि वह विवाहिता कैसे मुझे अपना सकती है। उससे अकेले मिलना संभव होगा। मन कहता, प्रेम है तो वह आउट ऑफ द वे जाकर मुझसे मिलेगी। मैंने उसे फ़ोन किया और उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार भी किया कि वह मुझसे मिलेगी। एक बार तो मिलेगी ही। उसने मेरी मित्रता के बारे में डॉक्टर साहब को भी बताया और उन्होंने इस मित्रता को उदारता से स्वीकार किया है। मन विपरीत भावों से भरा था। मैं सोचता, क्या यह संभव है कि वह अपने व्यस्त डॉक्टर पति से तलाक? फिर अगले ही पल लगता कि नहीं, मैं यह क्या सोच रहा हूँ। एक भोली भाली महिला को नहीं बहकाना है मुझे। उसके अंदर बसे संसार में दरार हो, यह मेरा सच्चा प्रेम नहीं चाहेगा। फिर कभी लगता कि मैं विदुर हूँ, इसलिए युवा स्त्री के शरीर की कामना में मरा जा रहा हूँ। फिर दूसरे ही पल लगता नहीं, यह विशुद्ध प्रेम है। फिर वह दिन भी आ गया। हम सभी ने अपने बैग्स बड़े उत्साह से जमाए। बच्चों ने अपने कजिन्स के लिए ढेरों उपहार खरीदे। मैंने भी चुपचाप से प्लेटिनम में जड़ा नन्हे नन्हे हीरों और रूबी का एक तितली के आकार का नन्हा सा पेंडेंट मखमली डिबिया में रख छुपा लिया। प्लेन में भी बच्चे उत्साह में बातें करते, किताबें पढ़ते रहे। मैं अपनी चंचला प्रेमिका की कल्पना में खोया रहा। कैसी होगी वास्तव में वह? कैसी होगी उसकी प्रतिक्रिया? कैसा होगा वो पहला स्पर्श? वक्त ना बीतता प्रतीत होकर भी
न जाने कब बीत गया। बच्चों को मुंबई, उनके ननिहाल छोड़ अगले दिन सुबह की ही फ्लाइट से मैं दिल्ली पहुंचा। जब मैंने उसे पहली बार उसके घर के ड्राइंग रूम में देखा तो मेरी कल्पना की वह मूर्ति वैसी ही थी जैसा उसे होना था। वही दमकता रंग, आकर्षक रूप, पर इस मासूम आकृति में मेरी चंचला बाहें फैलाए आमंत्रित करती प्रेयसी कहाँ थी? कौस्तुभ उसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था। वह एक ममतामयी माँ थी। डॉक्टर साहब बड़ी विनम्रता से मिले। उनके पास बैठी वह एक सौम्य पत्नी थी। अनुपमा के मित्र मेरे ही मित्र होते हैं उत्कर्ष जी। मुझे तो मित्र बनाने का समय ही नहीं मिलता। सारे सोशल ऑब्लिगेशंस यही निभाती है। जिस्म का ताप सामान्य हो चला था। मैं सहज होकर उनसे मिला, अपने आत्मियों की तरह। एक अच्छे मेजबान की तरह उन्होंने मेरे लिए आरामदेह आतिथ्य का शिष्ट इंतजाम किया था। अगली सुबह जब मैं उठा तो वह लॉन में पानी दे रही थी। दूधिया कुर्ते, चूड़ीदार और दुपट्टे में उसका पवित्र रूप मुझ में शीतलता भर गया। मुझे देख वह पाइप छोड़कर करीब आ गई। गुड मॉर्निंग। उसकी आंखों में एक संकोच झलका। गुड मॉर्निंग। क्यारियों में ढेरों गुलाब खिले थे। वही संगमरमर की बेंच, सामने साथ बैठकर चाय पी। आश्चर्यजनक रूप से मेरा हृदय 7 समुंदर पार, जिसके सानिध्य मात्र की कल्पना से धड़क जाता था, वही यहाँ एकदम मेरे सामने थी। इस संगमरमरी बेंच पर उसके साथ बैठकर भी मैं शांत था। सहज और प्राकृतिक संकोच से उसकी पलकें भारी थी, कोई बनावट नहीं। हम बहुत औपचारिक बातें करते रहे। दिल्ली का प्रदूषण तो जानलेवा है जी। बोस्टन कैसा है? व्यस्त शहर है, लेकिन पॉल्यूशन इतना नहीं। आप क्या करती रहती हैं जब डॉक्टर साहब नहीं होते? बस घर और कुछ शौक पाल रखे हैं, जैसे इंटरनेट चैटिंग। हम साथ खुलकर हंसे। मैंने वह मखमली डिबिया उसे देनी चाही तो अगले ही पल उसने पंख समेटती हंसनी की तरह अपनी हंसी समेट ली। एक प्रेममय दोस्ती का उपहार है, बस स्वीकार कर लोगी तो अच्छा लगेगा। शेष सब कुछ बहुत सुखद था, पर वह आग ठंडी हो चली थी। वो बाहें उठी ही नहीं जिन्होंने उसकी कल्पना में कई बार तकिए को भींचा था। धूप निकल आई थी। हम अंदर आ गए। वही गजलें चल रही थीं जिनके शेर हम एक दूसरे को लिखते थे। अब वह एकदम पास थी, समर्पिता सी। होठ भी लरस रहे थे, दुपट्टा भी सरक आया था। पलकें भी उठ उठ कर गिर रही थीं। उसकी भीगी सी देह में से फूटती गंध भी ताजा खिंची चमेली सी मधुर थी। पर आज मेरे लिए यह गंध अंदर कहीं पूजा घर से आती धूप बत्ती की पावन गंध में घुल पवित्र हो गई थी। वह स्वयं एक जलती देव ज्योति सी मेरे सामने थी। कैसे हाथ बढ़ाकर उसे अपवित्र कर देता। मैंने उसे हृदय से लगाया जरूर, पर वैसे जैसे आरती के दिए से आरती लेते हैं, ठीक वैसे ही भाव से उसके मस्तक पर चूमा और उसे हतप्रभ छोड़कर कहा, अनुपमा ब्रेकफास्ट नहीं कराओगी? छोले भटूरे की खुशबू आ रही थी रसोई से। वह सम्मोहन से जागी हो मानो। ओह सॉरी, अभी मंगवाती हूँ। दोपहर डॉक्टर साहब यानी अनुराग के आने पर हमने और भी अच्छे पल बिताए। वे बेहद जिंदा दिल व्यक्ति लगे। अगली सुबह वह अकेली एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। उदास हम दोनों ही थे। मुझे तो संतोष था कि इस निष्पाप, किसी के सौभाग्य से सजी स्त्री को अपमानित करता, अगर छू लेता। वह पता नहीं क्या सोच रही थी। लंबी चुप्पी के बाद वह बोली, उत्कर्ष जब आप जा रहे थे तब बड़ी दुविधा में थी कि कैसे मैं आपसे मिलूंगी। आप न जाने किस उम्मीद से आ रहे होंगे, पर आपने किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं अनुपमा। आपने मुझे सहेज लिया, मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने देखा वह पेंडेंट उसके गले में झूल रहा था। प्रेम का यही रूप स्थायी है। मैं जब भी आऊँगा तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊँगा। तुम ही मेरी एकमात्र आत्मीय, रिश्तेदार, दोस्त या जो भी मानो, जो भारत से मुझे संपर्क रखवाएगी। तुम मुझे प्रिय हो, अपने इसी अखंडित और सौभाग्य से सजे पवित्र रूप में। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में भर लिया और न जाने कितनी देर हम वैसे ही खड़े रहे। अगर मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट न हुआ होता और वह भावनाओं, बातों, अनुभूति, एक से लोगों की एक सी बातों का संप्रेषण, वह जारी रहेगा कवि। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी अनुभूति।